नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी का चैप्टर 3, जिसमें लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आप सभी इसके क्वेश्चन करना चाहते थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा। तो आपको अपने टॉपिक को अच्छे से हमेशा पढ़कर जाना है, ठीक है। और एमसीक्यूज की जब बात होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो किस प्रकार से बना रहा है, किस प्रकार से वो आपको दे रहा है। तो ये सिर्फ एक आपको डेमो आप कह सकते हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आप कह सकते हैं, या फिर वो बच्चे जिनको ये नहीं पता कि एग्जाम कैसे आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन आप कह सकते हैं कि चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी आपकी। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हैं, ठीक है। कभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कोई बच्चा कि क्वेश्चन जो एग्जाम है वो इसी में से आएगा, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने से काम चल जाएगा, तो बाद में कोई इस चीज को लेकर कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट अभी हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, तो आपको वो अच्छे से, मैं होप करती हूँ कि याद होगा, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हो लास्ट क्वेश्चन हमारा शैक्षिक प्रशासन के बारे में था, यानी शिक्षा का जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो हमने जब क्लास अटेंड की थी तब हमने बहुत सारे उद्देश्यों की बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करना, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, या शैक्षिक बजट का प्रबंधन करना, ठीक है, कि क्या करना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों को, कि शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, शिक्षा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना, या फिर जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं उनका निर्माण करना सिर्फ उनका उद्देश्य होता है, या सिर्फ शैक्षिक नीतियां, मतलब शिक्षा के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उनका निर्धारण करना, या बजट का प्रबंधन करना, कि कैसे संस्था को संचालित किया जाएगा, कितना पैसा शिक्षा पर जो है खर्च किया जाएगा। तो सबसे सही, ऐसे ही आपको क्या है, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको लगता है कि ये सभी ठीक है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त जो आपके आंसर के साथ जाता है उसको आपने उत्तर के रूप में चयन करना है, और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना है। जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो उसपे हमारी ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, कि हम शिक्षा का निर्माण करना चाहते हैं, ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, शिक्षा संस्थानों का निर्माण करना चाहते हैं, ये सब शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल होता है। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा आपका, कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, और उद्देश्यों में ये तीनों चीजें आपकी क्या आ जाएंगी, सम्मिलित हो जाएंगी। तो इसलिए हम पहले आंसर को क्या मानेंगे, बिल्कुल उचित मानेंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है, नेचर। आपको याद होगा हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था कि नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक मानवीय प्रक्रिया है, या यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है, ये क्या है, एक तरह की सामाजिक, मानवीय और तकनीकी तीनों चीजों को हम क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित करते हैं। कि जब आप शिक्षा प्रशासन की बात करते हैं तो वहां पर आप देखिए मानव संसाधन भी आपके पास उपलब्ध होते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, सामाजिक गतिविधियों को भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं, हर एक चीज को क्या करते हैं उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो उपरोक्त सभी को हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें शैक्षिक प्रशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, कि शिक्षा प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, या उसका कारक क्या होता है। तो शैक्षिक नीतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, या संसाधन शैक्षिक महत्वपूर्ण होते हैं, या मानव संसाधन। तो अभी हमने देखा है कि शिक्षा के लिए क्या है, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। कि मानवीय संसाधन में हम क्या करते हैं, मानवीय संसाधन में हम बात करते हैं किस चीज की, कि हमारे जो अध्यापक होते हैं वो मानवीय संसाधनों का क्या है, एक रूप कहलाते हैं, ठीक है। और शैक्षिक संसाधन में जितनी भी सामग्री, मटेरियल आपके पास शिक्षा को देने के लिए, किताबें, आपके पास जितनी भी कक्षा है, कक्षा के अंदर जितना भी सामान है, आपके पुस्तकें हैं, पेन पेंसिल, ये सब मटेरियल आता है, शैक्षिक संसाधन में आते हैं। और नीतियां, यानी कि
आपके लिए क्या बनाई जाए, प्लानिंग की जाए कि कैसे स्कूल को संचालित किया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें शामिल की जाएंगी। इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, इसको पूर्ण कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो आप कह पाएंगे कि क्या इन तीनों चीजों के बिना हमारा शैक्षिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उपरोक्त सभी। फिर शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि पाठ्यक्रम का विकास करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप ये देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन क्या करता है, शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का विकास भी करता है, हमारे लिए सिलेबस या पाठ्यक्रम बनाता है, उसमें चेंज लेकर आता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग भी दिलाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और छात्रों का मूल्यांकन यानी जो परीक्षाएं आपकी होती हैं अलग अलग तरह की, वो आपके मूल्यांकन को दर्शाती हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है, शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या होते हैं, ये शामिल होते हैं। फिर शिक्षा प्रशासन की सफलता के लिए क्या मापदंड है कि शिक्षा प्रशासन को मतलब अगर हमारा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसे क्या बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, उसके जितने भी उद्देश्य उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, मतलब शिक्षा के स्तर पर क्या करना है, हमें सुधार करना है, छात्रों को भी संतुष्ट करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि सभी चीजें क्या है हमारे लिए जरूरी है, हमारी शिक्षा के उद्देश्य जब पूरे होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन की जो है नींव रख पाएंगे। जब हमारे पास क्या होंगे, अच्छी गुणवत्ता के, ठीक है, योग्य अध्यापक होंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छी शिक्षा में सुधार लेकर आ पाएंगे, एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाएंगे, और छात्रों को हम क्या कर पाएंगे, संतुष्टि मतलब उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जब हम उन्हें शिक्षित करने की बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है, संतुष्ट होता है, उसे क्या मिलती है, एक संतुष्टि की अनुभूति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है कि जो वो पढ़ रहा है उसी को पढ़ने के लिए वो उसने हमेशा प्रयास किए हैं, या उसकी रुचि उसी चीज को पढ़ने में है, तो वो भी क्या रहता है, संतुष्ट। तो जब आप इन तीनों चीजों को क्या कर लेते हैं, पूरा कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके जो भी मापदंड है, मापदंड आप कह सकते हैं कि उसकी जो नीतियां हैं उनमें क्या होगा, ये तीनों चीजों को हम शामिल करेंगे। फिर शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होगा, तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करना, शैक्षिक संसाधनों का प्रबंध करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब आप शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य देखते हैं तो क्या होगा कि ये क्या करता है, हमारे लिए उद्देश्यों को प्राप्त करना भी क्या होता है, इसका एम होता है, उद्देश्य होता है, मतलब इसका कार्यों में आता है कि हम शिक्षा के लिए क्या बनाते हैं, कुछ एम्स बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करते हैं, डिसाइड करता है हमारा जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर वो क्या करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है कि किस प्रकार से हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो एम्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए, वो क्या करता है, उनके लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है, फिर शैक्षिक संसाधनों का क्या करना, प्रबंध करना, कि शिक्षा के संसाधन यानी कि आपके लिए स्कूल की व्यवस्था करेगा, स्कूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसकी व्यवस्था करेगा, आपके लिए योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, मुझे आशा है कि आप सबको ये बातें याद होंगी। ठीक है, फिर इसलिए हम क्या कहेंगे कि उपरोक्त सभी, सभी से क्या होगा कि हमारे शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीजों की पूर्ति कराना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का प्रबंधन करना मतलब शिक्षक जो शैक्षिक संसाधन है, शिक्षा के लिए जो उपयोगी संसाधन होते हैं उसका प्रबंध करना क्या है, इसका कार्य होगा। शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना कि शिक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, फिर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रबंधन की यानी कि किस चीज की, चीजों को अरेंज करने की, तो शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा के संसाधनों का प्रबंध करना, जिसमें सभी प्रकार के संसाधन आ जाते हैं हमारे। ठीक है, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। शैक्षिक प्रशासन के निर्देशन का क्या महत्व होता है, मतलब शैक्षिक प्रशासन जो गाइडेंस देता है उसका कितना ज्यादा महत्व आपको देखने को मिलता है। तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वो मदद करता है। शैक्षिक संसाधनों का प्रबंधन करने में क्या करता है, सहायता करता है।
शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मदद करता है, या फिर शैक्षिक कर्मचारियों के मार्गदर्शन में क्या करता है, सहायता करता है। तो जब हम बात करते हैं गाइडेंस की, निर्देशन की, तो क्या करता है कि अपने जो कर्मचारी हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब कि जो प्रशासन होता है, जब आप क्या बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षिक प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जब शिक्षा प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो किसको गाइडेंस दे सकता है, वो स्कूल को गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, वो कॉलेज को गाइडेंस दे सकता है, वो यूनिवर्सिटी को गाइडेंस दे सकता है। तो ये मतलब प्रशासन इन सबसे ऊपर होता है, और इसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि वो सब क्या है, इन्हीं के अंडर काम करते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनको तो निर्देशन दे ही सकता है, इसके साथ साथ वो क्या करेगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी क्या कर सकता है, निर्देशन दे सकता है। तो इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि शैक्षिक कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना क्या है, निर्देशन का महत्व है, कि वो अपने कर्मचारियों का क्या करता है, निर्देशन करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर शैक्षिक प्रशासन में नियोजन का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, तो शैक्षिक संसाधनों का प्रबंध करना, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना, या फिर शैक्षिक कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। तो नियोजन यानी किसी चीज की प्लानिंग करना, और प्लानिंग किसके लिए करते हैं हम, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजनाएं कहलाती है, इसी को हम नियोजन करना कहते हैं। फिर शैक्षिक प्रशासन में कार्यकर्ता का क्या महत्व होता है, कार्यकर्ता यानी जो कर्मचारी होते हैं, तो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, शैक्षिक संसाधनों का प्रबंधन करने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मदद करते हैं, शैक्षिक सेवाओं को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक सेवाओं में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए शैक्षिक सेवाओं को प्रदान करना मदद करेंगे। ठीक है, तो जब वो अपनी सेवा दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। जब वो सेवा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं। जब वो सेवा कर रहे हैं तो मतलब इसी में क्या आएगा कि वो नीतियों को बना रहे हैं। ये सारे काम उनकी सेवाओं के अंदर ही शामिल होते हैं। तो इसलिए सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा आपका शैक्षिक सेवाओं को प्रदान करना। शैक्षिक सेवाओं में उनके ये सारे काम आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। नियंत्रण यानी कि चीजों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण का अर्थ क्या होगा, शैक्षिक संसाधनों का प्रबंध करना, ठीक है, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन या सुधार करना, या शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो आप ये देखेंगे कि शैक्षिक संसाधन में नियंत्रण का क्या मतलब होता है कि शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, कि हम क्या करते हैं, जो भी योजना शिक्षा के संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, आप जांच करेंगे कि आपके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। फिर क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या वो योजनाएं सही प्रकार से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगर सही है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं बदलाव की आवश्यकता है तो हम योजना में सुधार या फिर क्या लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नियंत्रण का क्या मतलब है, कंट्रोल करना। मतलब जो भी योजना आपने लागू कर दी सबसे पहले तो आपको उसे सही प्रकार से चल रही है या नहीं ये देखना होता है, और अगर वो सही प्रकार से चल रही है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर उसमें सुधार लेकर आते हैं कि कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। फिर शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का क्या मतलब होता है, समन्वय मतलब संतुलन। तो शैक्षिक संसाधन प्रबंधन करने में मदद करना, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मदद करना, विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के कार्यों को एकीकृत करना, शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करना। तो आप ये देखेंगे कि विभिन्न विभाग मतलब जितने भी शिक्षा के अंदर विभाग आते हैं उन सभी विभागों को हम क्या करते हैं, विभागों में और विभाग के अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सभी का एकीकरण करते हैं। मतलब सबको हम क्या ले आते हैं, एक साथ ले आते हैं। यही क्या होता है, संतुलन बनाना, कि चीजों में मतलब जो मटेरियल है
उसके साथ और जो मानवीय संसाधन है दोनों को क्या कर लेना, एकत्रित कर लेना, और फिर क्या करना, उनके अंदर एक संतुलन बनाना, ये कार्य किसका होता है, शैक्षिक प्रशासन का होता है। फिर शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व का क्या महत्व होता है, तो शैक्षिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मदद करता है, शैक्षिक कर्मचारियों को प्रेरित और निर्देशित करता है, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो जब हम बात करते हैं कि नेतृत्व, कल भी मैंने आपको बताया था, नेतृत्व का मतलब होता है किसी को गाइडेंस देना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, स्कूल हैं, उनको क्या कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो शिक्षा के जो कर्मचारी हैं, शैक्षिक कर्मचारियों को प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, और उनको क्या देना, निर्देशन देना, यानी गाइडेंस प्रोवाइड करना, इसका महत्व होता है। तो शैक्षिक प्रशासन में संचार का क्या महत्व होगा, संचार यानी कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक संसाधनों का प्रबंध करने में मदद करना, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मदद करना, या फिर शैक्षिक जानकारी को साझा करना और समझना, शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना। तो शैक्षिक कम्युनिकेशन से मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं शैक्षिक जानकारी को, मतलब शिक्षा की जो जानकारी है उसको साझा करना, उसको समझना, उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन से है कि आप अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने अपने क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप उन सुझावों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उसके आधार पर बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, कि जब क्या है, आपके साथ आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, आपके विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। फिर शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का मतलब आपको पता है कि जब हम परीक्षाओं के माध्यम से क्या करते हैं, किसी के प्रोग्रेस का क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। उसी प्रकार से प्रशासन भी क्या करता है कि मूल्यांकन करता है चीजों का, कि जो भी नीतियां, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य का मूल्यांकन यानी रिजल्ट, परिणाम क्या निकल रहा है, तो उसके लिए इवैल्यूएशन किया जाता है, नीतियों को देखा जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन साधनों का प्रबंध करना, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, शैक्षिक कार्यों को प्रभावशाली और आंकलन करना, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो आप ये देखेंगे कि इसके मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या होता है, कि शिक्षक जो शैक्षिक कार्य है उसको प्रभावशाली बनाना और उसका आंकलन करना, यानी उसको क्या करना, इवैल्यूएट करना, इसका मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है। फिर शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य में हम बात करेंगे कि शैक्षिक साधनों के प्रबंध करना, तो इसका उद्देश्य होता है, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना भी इसका उद्देश्य होता है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, संस्थाओं का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य होता है। और जब हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो उपयुक्त आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। फिर प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन की विशेषता क्या होती है, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन की विशेषताओं की जब हम बात करेंगे, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, अपने जो भी डिस्कशन है वो करने का, मतलब अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक प्रशासन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने देश में आपको अधिकार है कि आप सभा कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी चीज का अगर आपको प्रशासन से उत्तर चाहिए तो आप मांग सकते हैं, तो ये प्रजातंत्र है। तो प्रजातांत्रिक प्रशासन की विशेषता क्या होती है, क्या वो तानाशाह होता है, क्या उसमें केंद्रीकरण होता है, सहानुभूति या सहयोग होता है, या फिर विकेंद्रीकरण होता है। तो हम बात करते हैं प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, कि सहानुभूति और सहयोग, कि आप क्या रख रहे हैं, चीजों के प्रति आपका एक सहयोग भी है, और साथ साथ में आप क्या है, उसके साथ जुड़े भी हुए हैं, मतलब एक सिंपैथी का भाव आप उसके साथ रखते हैं। फिर शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है, या उसका क्या महत्व होता है। तो शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना,
केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ावा देना, प्रशासनिक जटिलता को बढ़ावा देना। तो इसका विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर, मतलब जिस भी क्षेत्र में हमारा प्रशासन है उस स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को क्या करना, बढ़ावा देना, कि जल्दी और स्वतंत्र रूप से क्या ले सके, वो चीजों को सुधारने के लिए निर्णय ले सके। इसका विकेंद्रीकरण का यही महत्व होता है। शैक्षिक प्रशासन में विकास में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो शिक्षा के प्रकाश में प्रयोग और शोध कार्य महत्वपूर्ण है, या पारंपरिक तरीके ज्यादा अच्छे होते हैं, केंद्रीकृत निर्णय अच्छे होते हैं, या प्रशासन के आदेश। तो जब आप क्या करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास कब होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और उसका शोध कार्य करते हैं। प्रयोग मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या नई विधियां, क्या नए मेथड्स लेकर आए जा सकते हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, या फिर बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए, सरल या सहज तरीका क्या है। ठीक है, मटेरियल को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को, करिकुलम को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं कि आने वाली हमारी समय की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के विकास के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रशासन का के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रयोग करना और शोध करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना और उसके ऊपर रिसर्च करना। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक होती है, या फिर तकनीकी और यांत्रिक होती है, केंद्रीकृत और तानाशाही होती है, पारंपरिक और अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, तो कैसी होती है ये? उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक होगी। ठीक है, क्योंकि तकनीकी जी की जब आप बात करते हैं, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी और सिर्फ यंत्रों के आधार पर शिक्षा का प्रशासन काम नहीं कर सकता। ठीक है, केंद्रीकृत करना या तानाशाही, जहां पर किसी एक ही व्यक्ति का शासन चल रहा है, ऐसे स्तर पर भी शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति अच्छी नहीं होती। अगर अपरिवर्तनशील होगा, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, तो शिक्षा कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। शिक्षा में क्या आता है, समय के अनुसार हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। और अगर बदलाव होगा तो आपको क्या है, ये कैसी होगी, इसमें उद्देश्य होगा आपके लिए। ठीक है, उद्देश्य के साथ साथ क्या होगा, ये सामाजिक, मतलब समाज के आधार पर शिक्षा देने की हम बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कैसा होता है, ये सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। निर्णय लेना और निर्देशन देना, संसाधनों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व की जब बात आती है तो हम गाइडेंस की बात करते हैं, निर्देशन देना। निर्देशन कब दिया जाएगा, जब आप किसी चीज के लिए निर्णय ले लेंगे, मतलब कोई योजना आपने बना ली, आपने डिसाइड कर लिया कि कार्य को इस प्रकार से करना है। अब आप क्या देंगे, उस कार्य को कैसे करना है, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको गाइडेंस देते हैं, निर्देशन देते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि निर्णय लेना और निर्देशन देना शैक्षिक प्रशासन की नेतृत्व की भूमिका का कार्य होता है। फिर शैक्षिक प्रशासन में संचार की क्या भूमिका होती है? संचार यानी कम्युनिकेशन, अभी हमने बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है ये। और हमने ये देखा था कि जानकारी को साझा करना और समझना क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन में संचार की भूमिका होती है। फिर शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? शैक्षिक कार्यों को प्रभावशाली आकलन करना, संसाधनों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, या छात्रों का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक कार्यों को प्रभावशाली रूप से क्या करना, उसको मूल्यांकित करना। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे बेहतर तरीके से शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनका क्या कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और वो तरीका कैसा है, प्रभावशाली है, अच्छा है। ठीक है, फिर शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का क्या मतलब होता है? समन्वय का मतलब संतुलन की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न विभागों के व्यक्तियों के कार्यों को एकीकृत करना, संसाधनों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो अलग अलग जितने भी विभाग होते हैं हमारे जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उन सभी चीजों को
एक ही स्तर पर, मतलब आपके क्षेत्र में उपलब्ध कराना, आप कह सकते हैं विभिन्न विभागों के और व्यक्तियों के कार्यों को एकीकृत करता, कि जैसे आपके अध्यापक हैं, शिक्षा के जो प्रशासन में लगे हुए व्यक्ति हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को क्या करना, एकीकरण करना, एक साथ लेकर आना, ताकि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकें, अपने कार्यों को पूरा कर सकें। फिर शैक्षिक प्रशासन को नियंत्रण करने का क्या अर्थ है? शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, उसमें सुधार करना, संसाधनों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक कार्यों का क्या करना, मूल्यांकन करना और उसमें सुधार लेकर आना क्या है, इसको नियंत्रित करना कहते हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा के कार्यों को पहले मूल्यांकन करके उसमें सुधार लेकर आ रहे हैं। फिर शैक्षिक प्रशासन के मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य उद्देश्यों में हमने पहली बात की थी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, कि जितने भी शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना। शैक्षिक प्रशासन में लचीलेपन का क्या महत्व होता है? लचीलापन यानी जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये प्रशासन को अधिक जटिल बनाता है, यह प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाता है, प्रशासन को कठोर बनाता है, या फिर यह प्रशासन को अधिक समय लेने वाला बनाता है। ठीक है, तो लचीलापन क्या होता है, जिसमें हम लगातार चेंज कर सके, या फिर आप कह सकते हैं कि जब जरूरत है वैसा परिवर्तन लेकर आ सके, उसे हम क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो इसलिए प्रशासन में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम क्या कर सकें, प्रशासन के कार्य को क्या कर सके, अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें समय अनुसार या फिर जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या ला सके, परिवर्तन लेकर आ सके। तो इसलिए हमारा जो शैक्षिक प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन की में उत्तमता का क्या अर्थ होता है? उत्तमता यानी यह प्रशासन को अधिक जटिल बनाता है, प्रशासन के कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगा, यह प्रशासन को कठोर बना रहा है, या फिर यह प्रशासन को अधिक समय लेने वाला बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रशासन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है। ठीक है, कि उसका जो काम होगा वो क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, और क्या करेगा, अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल को एनहेंस करने की, उनके जो कौशल है उसको बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करता है। फिर शैक्षिक प्रशासन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? योजना बनाना, संगठन करना या निर्देशन करना, संसाधनों का प्रबंध करना या कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मूल्यांकन करना या शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप ये देखेंगे कि शिक्षा का प्रशासन क्या करता है, इन सभी कार्यों को क्या करता है, वो पूरा करता है। वो योजनाएं भी बनाता है, संगठन भी करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, निर्देशन भी देता है, वो गाइडेंस दे रहा है, साधनों का प्रबंध भी कर रहा है, कर्मचारियों का मूल्यांकन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, योजनाएं भी वो बना रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, शिक्षा के प्रशासन के मुख्य कार्यों में शामिल है। मतलब आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के प्रशासन के काम क्या है, तो आप कह सकते हैं योजना बनाना उसका काम है, संगठन बनाना उसका काम है, निर्देशन, संगठन मतलब जैसे स्कूल की स्थापना कर दी, और स्कूल को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, शिक्षा की संस्था आप इसे कह सकते हैं, शिक्षा का संगठन कह सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का प्रबंध करना, तो जैसे आपने देखा है कि भौतिक और मानवीय दोनों संसाधनों को हम क्या ले आते हैं, एक साथ ले आते हैं। कर्मचारियों का मूल्यांकन करते हैं, पदोन्नति की बात की थी कि कर्मचारियों को सही समय पर उनके पद में उन्नति मिलनी चाहिए। छात्रों का मूल्यांकन करने की हम बात करते हैं कि जैसे परीक्षा प्रणाली हमारी जो होती है वो ये दिखाती है कि हम छात्रों का मूल्यांकन किस आधार पर कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि अब परीक्षा की प्रणाली में बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब आपके पास वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती है, जिसे आप सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर में हाफ सिलेबस कवर किया जाता है, दूसरे सेमेस्टर में दूसरा हाफ सिलेबस हम कवर करते हैं। इसके अलावा आपके पास असेसमेंट होता है, असेसमेंट में हम बच्चों की गतिविधियों को फोकस करते हैं, मतलब क्लास की जो एक्टिविटीज है उनको हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो असेसमेंट में 20 मार्क्स बच्चों को असेसमेंट के लिए पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, पहले परीक्षाएं 100 नंबर की होती थी, लेकिन अब परीक्षाएं 80 नंबर की होती है। तो ये जो 20 नंबर है ये हमने असेसमेंट में डाल दिए। अब इस असेसमेंट में बच्चे की जो अटेंडेंस है उसको भी देखा जाएगा कि वो डेली स्कूल आता है या नहीं, क्लास की एक्टिविटीज में वो कैसा कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज में वो कितना निपुण है। तो हर एक चीज के आधार पर उसे इन 20 मार्क्स में से भी क्या मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं। और जो थ्योरी मतलब पेपर में जो परीक्षाएं वो दे रहा है उस पे ये क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। तो अगर उसकी इंटरनल असेसमेंट भी अच्छी है और बच्चे को अगर किसी विषय में रुचि नहीं है, जैसे बहुत सारे विषय होते हैं, हर विषय का पेपर 80 नंबर का होगा आपका,
तो उस विषय में अगर वो किसी एक विषय में कम अंक ले भी रहा है तो अपनी असेसमेंट के आधार पर वो क्या कर सकता है, उस विषय की थ्योरी में पास हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा मूल्यांकन कर रहा है जिसमें हम बच्चे की इंटरनल प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं, उसकी एक्सटर्नल प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं कि परीक्षाओं में कैसा कर पा रहा है। तो हो सकता है बच्चा परीक्षा में बीमार हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या से पीड़ित हो, तो उस समय में अगर वो नहीं पढ़ पाया तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षा प्रणाली कहते हैं। और इसमें बदलाव कौन लेकर आता है, हमारा शिक्षा का प्रशासन लेकर आता है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर आता है, वही क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो शैक्षिक प्रशासन के निर्देशन का क्या महत्व होता है, इसका प्रशासन को जटिल बनाना, प्रशासन को प्रभावी बनाना, प्रशासन को कठोर बनाना या फिर अधिक समय लेने वाला बनाना। तो अभी हमने पढ़ा था कि यह क्या करता है, हमारे प्रशासन के कार्यों को ज्यादा प्रभावी बनाता है, ज्यादा बेहतर बनाता है। फिर शिक्षा प्रशासन में योजनाएं बनाने का क्या उद्देश्य होता है, योजनाएं क्यों बनाते हैं। तो शिक्षा के प्रशासन में योजनाओं का उद्देश्य संसाधनों का प्रबंधन करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। तो सही उत्तर क्या होगा कि हम क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति मतलब एक क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, उनको बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, उनको प्राप्त करने के लिए कार्य कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रणनीति। मतलब रणनीति का मतलब होता है किसी योजना का बनाना। ठीक है, तो रणनीति यानी कि योजना का निर्माण करना। और योजना किस लिए बनाते हैं, हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, कि हमें अपने लक्ष्यों को क्या करना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तब उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। ठीक है, और ये योजनाएं मतलब ये जो योजनाएं हैं वो हमने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई हैं। फिर हम बात करेंगे शिक्षित प्रशासन में संगठन के महत्व के बारे में। तो यह प्रशासन को जटिल बनाता है, यह अधिक प्रभावी बनाता है, यह संसाधन और कर्मचारियों का समन्वय करता है, यह प्रशासन को अधिक समय लेने वाला बनाता है। तो अभी हमने बात की थी कि यह क्या करता है, संसाधनों और कर्मचारियों के बीच में क्या लेकर आता है, एक संतुलन लेकर आता है। ठीक है, कि संगठन है तो संगठन में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, अपने कार्यों को सही प्रकार से कर रहा है। तो जितने भी कर्मचारी होंगे इसमें, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने कार्य को अगर सही प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, संतुलन बनाने का मतलब हर कर्मचारी अगर अपने कार्य को सही समय पर कंप्लीट कर रहा है, दूसरों के काम में वो टांग नहीं अड़ा रहा है। ठीक है, आपके पास जो संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं उन संसाधनों का क्या हो रहा है, उचित उपयोग हो रहा है। तो जैसे बहुत सारे विद्यालयों में आपने देखा है कि फैसिलिटीज तो बहुत होती है लेकिन उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा। मतलब जब जरूरत होती है, अगर आप उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो संसाधन कैसा आपके लिए व्यर्थ है। तो जो भी संसाधन, जो भी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है उनका सही समय पर अगर आप उपयोग करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं कि संसाधनों और कर्मचारियों का क्या होना, संतुलन होना, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना। इसी को क्या कहते हैं कि संगठन का क्या है, एक महत्व होता है कि वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को, संगठन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के जो संसाधन है उनको क्या करे, एक ही स्थान पर आपके लिए एकत्रित कर दे। यानी आपको किसी चीज को ढूंढने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। और इससे क्या होता है, इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से, सरलता से और जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस चीज में क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। फिर शैक्षिक प्रशासन के नियंत्रण का क्या महत्व होता है। शिक्षा के प्रशासन को जटिल बनाना, प्रशासन को प्रभावी बनाना, उसके कार्यों का मूल्यांकन और सुधार करना, प्रशासन को अधिक समय लेने वाला बनाना। तो शैक्षिक प्रशासन का मूल्यांकन करना और उसमें मूल्यांकन करके क्या करना, सुधार लेकर आना, क्या हो सकता है, इसका नियंत्रण करने का उद्देश्य हो सकता है। फिर शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि समन्वय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को एकत्रित करना, एकीकरण करना, और एकीकरण करने के बाद क्या है, एक ही स्थान पर उन सारी चीजों को उपलब्ध कराना। तो विभिन्न विभाग या फिर कार्य में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनको क्या कर देना, उनका एकीकरण कर देना। एकीकरण करके क्या कर पाएंगे आप, जो है चीजों को एक ही साथ लेकर आ पाएंगे, जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। फिर शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका, निर्णय और उद्देश्य लेना।
शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? निर्णय या निर्देशन करना, संसाधनों का प्रयोग करना, प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना या छात्रों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि निर्णय लेना और उनको गाइडेंस देना कि पहले आप क्या कर रहे हैं, चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उचित निर्णय ले रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उनको निर्देशन यानी कि गाइडेंस दे रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन में संचार की क्या भूमिका होती है? ठीक है, कि संचार करने के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, जानकारी को साझा कर पाते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग कर पाते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन में संचार का क्या होता है, ये महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन शैक्षिक प्रशासन को प्रभावशाली बनाना, संसाधनों का प्रबंधन, कर्मचारियों का उपयोग और छात्रों का मूल्यांकन करना। तो क्या करना हमारा काम होता है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, शैक्षिक कार्यों को प्रभावशाली बनाकर उसका क्या कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। फिर शैक्षिक प्रशासन में योजनाओं की क्या विशेषता होती है या योजनाओं की क्या आवश्यकता होती है? तो शैक्षिक प्रशासन में जब हम योजना की, रणनीति की बात करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों है? भविष्य की गतिविधियों के लिए तैयारी करना, संसाधनों का प्रबंध करना, कर्मचारियों का मूल्यांकन करना या फिर छात्रों का मूल्यांकन करना। तो क्या होगा इसका, भविष्य की गतिविधियों के लिए तैयारी करना, कि हम क्या करते हैं, भविष्य में हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, गतिविधियां यानी एक्टिविटीज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, भविष्य की तैयारी के लिए योजनाएं बना रहे हैं। फिर शैक्षिक प्रशासन में संगठन की क्या आवश्यकता होती है? तो संसाधनों और कर्मचारियों का क्या करना, समन्वय करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा करना, शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो आप कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में योग्यता की, संगठन की जब आवश्यकता होती है तो संसाधनों और कर्मचारियों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा संतुलन होना चाहिए, तो हम अपने उद्देश्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? केवल विषय का ज्ञान आवश्यक है, केवल शिक्षण कौशल आवश्यक है, व्यक्ति और ज्ञान शिक्षण कौशल का समन्वय होना चाहिए, या केवल प्रशासनिक कौशल? तो हम क्या कहते हैं कि जब एक आप विद्यालय में प्रभावी अध्यापक की बात होती है कि ऐसा अध्यापक जिसमें अपने विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा के लिए कौशल भी होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन, कि व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि अध्यापक में क्या होनी चाहिए, सारे गुण विद्यमान होने चाहिए, कि उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे प्रभावित हों, और उसके अंदर क्या होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो एक प्रभावी अध्यापक जो है हम उसे कह सकते हैं। फिर अध्यापक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वह अधिक काम कर सके इसलिए, या ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा सके, ताकि वह छात्रों की शारीरिक शिक्षा दे सके, ताकि वह अधिक से अधिक पैसा कमा सके। तो जब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, तो शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए अच्छा होना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से क्या कर सके, पूरा कर सके, उसको अच्छी तरह से क्या कर सके, निभा सके। तो उसके लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर एक प्रभावी अध्यापक की जब हम बात करते हैं तो उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए? ठीक है, धीमी और अस्पष्ट, स्पष्ट या प्रभावी, तेज और चुभती हुई, धीमी या एक रस होनी चाहिए। एक रस होता है मतलब समान तरह की आवाज होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, एक प्रभावी अध्यापक की जो आवाज है वो स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसका हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या पड़े, अपना एक प्रभाव पड़े। फिर अध्यापक के लिए बोलने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वह छात्रों को आदेश दे सके, क्या इसलिए ताकि वह विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, या फिर इसलिए ताकि वह छात्रों को चुप करा सके, ताकि वह अपने विषय का ज्ञान जो है दिखा सके? तो जब हम बोलने के कौशल की बात करते हैं यानी ओरल कम्युनिकेशन की, तो ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि हम क्या कर सके, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। इसलिए क्या है, आपका जो स्किल है, बोलने का जो कौशल है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा और विकसित होना चाहिए। फिर अध्यापक के लिए बोलने के कौशल का क्या महत्व है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, रिपीट है ये क्वेश्चन। बोलने का कौशल क्यों उसके लिए महत्वपूर्ण है? ताकि हम क्या कर सके, अपने विचारों को सही प्रकार से स्पष्ट कर सके। फिर एक प्रभावी अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
एक प्रभावी अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा का कौशल भी उसमें होना चाहिए, छात्रों के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो सभी चीजें क्या है एक प्रभावी अध्यापक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए एक अच्छे अध्यापक में, एक योग्य शिक्षक में, इन सभी चीजों का होना क्या है बहुत जरूरी है। फिर एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि उसमें कौन सा गुण जो है विद्यमान होना चाहिए? एक अच्छे और प्रभावी अध्यापक में विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा आचरण और चरित्र होना चाहिए, शिक्षण के नए तरीके या प्रौद्योगिकी का ज्ञान, तो उसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो अच्छा होना चाहिए और उसका चरित्र जो है वो अच्छा होगा। जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो वो अपने अंदर ज्ञान को भी रखेगा, हर एक तरह की जो चीजें हैं उसको क्या करेगा साथ लेकर चलेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है उसके चरित्र का, आचरण और चरित्र का निर्माण। फिर अध्यापक को अपने आचरण में क्या बनाए रखना चाहिए? संयम और निष्पक्षता, क्रोध और पक्षपात, आलस्य और संतोष, असंतोष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्यापक को अपने आचरण में क्या बना रखे रखना चाहिए? हमेशा संयम और निष्पक्षता। कल हमने बात की थी कि अध्यापक में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। निष्पक्षता यानी किसी के प्रति वो क्या नहीं करेगा, पक्षपात का भेद भाव नहीं रखेगा, ठीक है। पक्षपात मतलब जिसे आप कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं भेदभाव न करना, ठीक है। भेदभाव नहीं करेगा, सभी को कैसे देखता है? समान रूप से देखता है, मतलब सभी विद्यार्थी उसके लिए क्या है? एक समान है। इसी को हम निष्पक्षता कहते हैं। फिर एक अच्छा अध्यापक कैसा होना चाहिए? तो जब हम एक अच्छे अध्यापक की बात करते हैं, एक अच्छे अध्यापक में प्रसन्न और प्रगतिशील विचार होने चाहिए, उदास या पुराने विचार होने चाहिए, क्रोधी और असंतुष्ट होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा अध्यापक कौन होता है? एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो प्रसन्न रहता है हमेशा, और जो हमेशा कैसा सोचता है? पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है। वो क्या होता है? एक अच्छा अध्यापक जो है होता है। फिर अध्यापक के नेतृत्व के क्या गुण महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो स्कूल में अनुशासन स्थापित करना, छात्रों को दबाने के लिए कार्य करना, अपनी शक्ति का दिखावा करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसके नेतृत्व का गुण जो है वो क्या करेगा? स्कूल के अंदर एक अनुशासन स्थापित करेगा, ठीक है। इसलिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए क्या आवश्यक है? केवल विषय का ज्ञान, केवल शिक्षण कौशल, अच्छा आचरण, नेतृत्व का गुण और शिक्षण कौशल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो हम क्या कहेंगे कि एक अच्छे अध्यापक में अच्छा आचरण भी होना चाहिए, नेतृत्व